गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ई फिजिक्स पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। वास्तव में व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक कंसेप्ट पे आधारित परिपथ है, ठीक है ना, एक परिकल्पनाओं पे आधारित एक परिपथ है जो कंसेप्ट 1842 में दिया गया था प्रोफेसर व्हीटस्टोन के द्वारा। वास्तव में ऐसा कोई परिपथ नहीं है या नहीं बनाया गया, ये केवल एक परिकल्पना है। व्हीटस्टोन ने एक परिकल्पना, एक कंसेप्ट दिया कि ऐसे एक परिपथ के द्वारा हम कोई भी अज्ञात प्रतिरोध को, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है उसको माप सकते हैं, उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस कंसेप्ट के आधार पर आगे कुछ सर्किट बनाए गए, कुछ टॉपिक आप भी पढ़ोगे जैसे कि मीटर सेतु आपको पढ़ना है आगे चल के। तो मीटर ब्रिज जो है वो इसी पर आधारित है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, जिसकी सहायता से हम कोई भी अज्ञात प्रतिरोध को माप सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीटर सेतु के कंस्ट्रक्शन की कि इसको बनाते कैसे हैं, ये सर्किट कैसे तैयार करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन आपको ये सामने चित्र में दिखाई जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम इसमें 4 रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, P, Q, R और S, ठीक है ना। ये चारों ही रेजिस्टेंस एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में व्यवस्थित कर रखें। साथ ही साथ आप इनका सीक्वेंस भी याद रखेंगे कि आपको इसी क्रम में जोड़ना है, जैसे कि आप सामने फिगर में देख पा रहे हैं। अगर हम इनका क्रम चेंज कर देते हैं तो उससे थोड़ी सी दिक्कत सामने आएगी, बाद में डिस्कस करते हैं उसको। तो हमने 4 रेजिस्टेंस को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में इस तरह से व्यवस्थित कर रखा है। अब इसके जो 2 डायगोनल होंगे, एक डायगोनल है AC यानी एक विकर्ण है AC, इसके दोनों सिरों के बीच में हमने एक बैटरी या एक सेल कह सकते हो और एक कुंजी की K1 लगा रखी है, ठीक है ना। जो सेल यूज किया है उसका EMF है E। और जो दूसरा डायगोनल है BD, इसके दोनों सिरों के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है और एक यहाँ पर दूसरी की या दूसरी कुंजी K2 जोड़ रखी है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, तो ये किसी भी सर्किट में प्रवाहित होने वाले करंट को डिटेक्ट करता है, यानी धारा को संसूचित करता है कि इस परिपथ में या इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है तो ये भी बता सकता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन दिखाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि इसमें एक तो इस तरह का स्केल होगा, यहाँ पर ये इसका पॉइंटर रहेगा, सेंटर पर 0 होता है, इसके आगे यहाँ पर इस तरह से रीडिंग दे रखी होती हैं कुछ 10, 20, 30, ऐसे ही दूसरी तरफ भी दे रखी होंगी 10, 20, 30, इस तरह से, ठीक है ना। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका जो पॉइंटर होगा, इसका जो संकेतक है वो 0 पर रहेगा, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है, ये जो पॉइंटर है वो किसी एक डायरेक्शन में या तो इधर या फिर इधर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी विक्षेपित हो जाता है, अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाता है। अब इधर जाएगा या इधर जाएगा वो डिपेंड करता है करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो हो सकता है ये इधर गया हो, अगर करंट अपोजिट हो जाएगा तो फिर ये डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आएगा। तो इस तरह से इसके पॉइंटर का, इसके संकेतक का इधर उधर चलना इस बात को शो करता है कि इस ब्रांच में कोई न कोई करंट फ्लो हो रहा है। दूसरी बात, की जो है, कुंजी जो है, इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है किसी भी ब्रांच में, किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को ऑन या ऑफ करना। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की रहेगी। इसमें एक कॉपर की स्लाइड इधर, एक कॉपर की स्लाइड दूसरी तरफ होती है और बीच में कॉपर का ही बना हुआ एक प्लग होता है कुछ इस तरह का, ठीक है ना। जो सर्किट के 2 वायर होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, उनमें से एक वायर यहाँ कनेक्ट कर रखा है, दूसरा वायर यहाँ कनेक्ट कर रखा है यूँ करके। अगर मैं करंट को फ्लो कराना चाहता हूँ, अगर मैं इस सर्किट में धारा प्रवाहित करवाना चाहता हूँ, तो मैंने जो प्लग था वो इस तरह से फंसा रखा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी कॉपर का है और ये पहले से ही कॉपर के हैं, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, तो फिर करंट एक से दूसरे में आराम से प्रवाहित हो सकता है। तो हम कह देंगे स्विच ऑन है, स्विच ऑन है यानी कि कुंजी बंद है। और अगर मुझे धारा का प्रवाह रोकना है तो हम क्या करेंगे, इस प्लग को बाहर खींच लेंगे, इस कुंजी को बाहर खींच लेंगे। जैसे ही हम इसको बाहर खींच लेंगे
इन दोनों स्लाइड का जो आपस में अभी कांटेक्ट हो रखा था वो कांटेक्ट टूट गया, यानी कि अब करंट एक से दूसरे पे नहीं पहुंच पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब स्विच ऑफ है, यानी कि अब कुंजी खुली है। तो स्विच ऑफ होने का मतलब कुंजी खुली है, स्विच ऑन होने का मतलब जो है कुंजी बंद है, यानी कि हमने प्लग इनके बीच में ऐसे करके लगा रखा है। तो ये तो कुछ बातें हो गई की और गैल्वेनोमीटर की। कंस्ट्रक्शन पे एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि हमने 4 रजिस्टेंस ले रखे हैं पी क्यू आर एस, और जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है उसी ऑर्डर में हमने इनको एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में व्यवस्थित कर रखा है। इसके कोई भी एक विकर्ण को, चाहो तो ये वाला विकर्ण या फिर ये वाला विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण के दोनों सिरों के बीच में एक सेल और एक कुंजी K1 डाल रखी है, और जो दूसरा जो इसका डायगोनल है BD, उसके बीच में हमने एक तो धारा मापी और दूसरी की लगा रखी है K2। ये बातें कंस्ट्रक्शन की हो गई। अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, ठीक है ना। वर्किंग का सबसे पहला स्टेप अपना ये रहेगा कि सबसे पहले हमने ये वाली जो की है K1 इसको ऑन कर दिया, यानी कि हमने इसको बंद कर दिया। और जब की को बंद कर देंगे तो इसको इस तरह से डॉट लगा के शो करेंगे। जैसे ही हमने इस की को ऑन किया वैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो गया, और सर्किट कंप्लीट होते ही सेल से इसमें कोई न कोई करंट फ्लो होने लग गया। मान के चलिए वो करंट है I। अब ये करंट I जब ऐसे चलते चलते पॉइंट A पर पहुंचेगा तो यहाँ इसको 2 मार्ग मिल रहे हैं, एक रास्ता ये वाला और एक रास्ता ये वाला, यानी कि यहाँ आकर करंट 2 पार्ट्स में, 2 भागों में डिवाइड हो गया। ये वाला भाग जो है इसको हम मान के चल रहे हैं I1, और ये वाला जो भाग है इसको हम मान के चल रहे हैं I2। अब ये I1 करंट पॉइंट A से चलकर जब पॉइंट B पर जाएगा तो इसको फिर से 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता ये वाला और दूसरा रास्ता ये जो गैल्वेनोमीटर की तरफ आ रहा है। तो हो सकता है अगर मैं इस की को ऑन कर दूं, अब तक जब तक हमने की को ऑन नहीं किया तब तक तो ये रास्ता पहले से ही बंद है, इसमें करंट आ ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही हम इस की को भी ऑन कर देते हैं तो अब करंट I1 का एक हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा इधर आ सकता है। ऐसे ही जब ये करंट I2 यहाँ से चलते चलते पॉइंट D पर पहुँचेगा तो इसको भी 2 रास्ते मिलते हैं, एक ये वाला और एक गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा है। अगर ये कुंजी जो है K2 अगर ये बंद है तो यहाँ से भी करंट I2 के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक पार्ट इधर जा सकता है और दूसरा भाग जो है इधर जा सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस वाली ब्रांच में, इस वाली भुजा में धारा उधर से भी आ रही हो और धारा इधर से भी जा रही हो, क्योंकि एक ही ब्रांच में धारा की 2 डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं है। तो या तो I1 का एक हिस्सा B से D की तरफ आ रहा होगा, दूसरा यूँ जा रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि I2 का एक हिस्सा D से B की तरफ जा रहा होगा और दूसरा ऐसे की तरफ जा रहा होगा यूँ करके। लेकिन होगा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो, दोनों का एक एक भाग ऐसे ऊपर या नीचे यूँ करके नहीं जा सकता है। अब वास्तव में इस वाली ब्रांच में करंट B से D की तरफ आएगा या D से B की तरफ आएगा, करंट I1 के 2 पार्ट होंगे या करंट I2 के 2 पार्ट होंगे। ये सारी जो बातें हैं वो 3 संभावनाओं पे, 3 पॉसिबिलिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। इनमें पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है, पहली स्थिति ये है कि यदि पॉइंट B का पोटेंशियल यानी कि VB पॉइंट D के पोटेंशियल से ज़्यादा है, ये यानी अगर हम ऐसा मान के चलें कि बिंदु B का विभव बिंदु D के विभव से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में करंट किधर से किधर फ्लो होगा। हमें पता है जो धारा होती है वो विभवांतर के कारण प्रवाहित होती है और उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अभी इसका उच्च है और इसका विभव निम्न है, तो हम कह सकते हैं कि धारा I1 का एक हिस्सा B से D की तरफ प्रवाहित होने लग जाएगा, और जब एक भाग B से D की तरफ प्रवाहित होने लग जाएगा I2 धारा जो है वो यूँ की यूँ सीधी निकल जाएगी, यानी I2 धारा और वो भाग I1 का जो ऐसे करके आ रहा था ये दोनों मिल के वापस यूँ चले जाएंगे। अब क्योंकि B से D की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है तो ये जो धारा मापी था, ये जो गैल्वेनोमीटर था, इसमें किसी एक डायरेक्शन में कोई न कोई विक्षेप आ जाएगा। मान लो धारा मापी में ऐसे करके विक्षेप आ गया, ये पहले 0 था इस कंडीशन में यहाँ पर, ठीक है ना, और जब B से D की तरफ इस भुजा में करंट फ्लो हुआ है तो ये ऐसे करके घूम गया, इसका संकेतक थोड़ा सा ये कुछ विक्षेप आ गया। अब चलते हैं सेकंड स्थिति पर।
यदि ऐसा मान के चलूँ कि पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट डी के पोटेंशियल से छोटा है, यानी कि इसका विभव अब की बार जो है वो बड़ा है और इसका विभव जो है वो छोटा है, तो अब इस ब्रांच में करंट डी से बी की तरफ प्रवाहित होगा। और कौन सा करंट फ्लो होगा? तो ये जो धारा आ रही थी ना I2, इस I2 का यहाँ पर आकर दो भाग होंगे, एक भाग डी से बी की तरफ जाएगा और दूसरा यूँ सीधे निकलेगा। जो भाग ये जा रहा था ऐसे करके वो इस धारा I1 के साथ मिलकर फिर ऐसे करके प्रवाहित हो जाएगा। अब की बार इस कंडीशन में क्योंकि करंट डी से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर में अब जो विक्षेप आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। पहले अगर इधर आया था तो अब की बार इधर आएगा, यानी कि इस वाली ब्रांच में फिर से करंट फ्लो हुआ। ये हमें इसके डिफ्लेक्शन से पता चल रहा है। इसके बाद में जो थर्ड और फाइनल कंडीशन इसमें रह सकती है वो ये होगी कि VB और VD दोनों बराबर हैं, यानी कि इसका पोटेंशियल, इसका विभव और इसका विभव, अगर दोनों विभव समान हैं तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0, इसका 10 वोल्ट इसका भी 10 वोल्ट, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 वोल्ट। और अगर विभवांतर ही 0 हो गया तो इस भुजा में अब धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। बेशक ये कुंजी ऑन है अभी भी, लेकिन इन दोनों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से अब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर कोई करंट इस ब्रांच में फ्लो नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो 0, यानी कि जो संकेतक होगा धारामापी का वो सेंटर में ही बना रहेगा, 0 पर ही बना रहेगा, जो इस बात को शो कर रहा है कि इस ब्रांच में अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये वाली जो सिचुएशन है कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सेतु की संतुलन की अवस्था। ठीक है ना, संतुलन की अवस्था, यानी कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन, कोई विक्षेप नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रिज जो है बैलेंस्ड है, यानी सेतु हमारा संतुलित है। इसको हम बैलेंस की सिचुएशन बोलेंगे। अब हमें यहाँ से आगे करना क्या है कि संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध निकालना है, यानी हमें ये पता करना है कि जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होता है, जब वो बैलेंस्ड अवस्था में होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन बनती है, इन प्रतिरोधों के लिए क्या शर्त निकल के आती है, वो प्रतिबंध हमें यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करना है इस अवस्था को, संतुलन की अवस्था को लेकर। तो संतुलन की अवस्था कब हमें मिली थी, कब सेतु हमारा बैलेंस अवस्था में था? तब था जब पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों के पोटेंशियल सेम थे, तभी इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तभी धारामापी में हमें 0 विक्षेप मिल रहा था। तो इसका मतलब संतुलन की अवस्था में पॉइंट बी और पॉइंट डी इन दोनों के ही पोटेंशियल सेम होते हैं। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, VB और ये VD, इसको भी VA में से माइनस कर दिया और इसको भी VA में से माइनस कर दिया। क्योंकि दोनों को ही VA में से माइनस कर दिया इसलिए अभी भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर बने रहेंगे। अच्छा, VA क्या है? तो ये पॉइंट A का पोटेंशियल है VA। अब जरा ध्यान दें, VA माइनस VB को हम क्या बोलेंगे? VA यानी पॉइंट A का पोटेंशियल विभव, VB यानी कि बिंदु B का विभव। तो VA माइनस VB क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, अरे इसका विभव और इसका विभव दोनों का अंतर, दोनों के मध्य विभवांतर। और क्योंकि प्रतिरोध P इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो पॉइंट A और B के बीच में ही जुड़ा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रतिरोध के दोनों सिरों का विभवांतर कितना होगा? VA माइनस VB। ऐसे ही VA माइनस VD क्या है? तो ये जो प्रतिरोध R है ये A और D के बीच में जुड़ा हुआ है। VA यानी कि इसका विभव, VD यानी कि इसका विभव, और VA माइनस VD यानी कि इन दोनों के मध्य विभवांतर, यानी कि प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि VA माइनस VB जो है वो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन है या विभवांतर है। ऐसे VA माइनस VD क्या है? वो इस प्रतिरोध R के सिरों पर विभव पतन है या विभवांतर है। और विभव पतन हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR से। V क्या है? विभवांतर, कोई भी चालक है उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है V। I उसमें प्रवाहित होने वाली करंट है और R क्या है? उस चालक का प्रतिरोध है।
इस फॉर्मूले से अगर मैं ये वाले विभवांतर वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकालूं, वी की जगह वी ए माइनस वी बी, तो आई की जगह, अब देखें वी ए माइनस वी बी यानी कि इन दोनों के मध्य विभवांतर, इस भुजा में धारा कितनी बह रही है, आई वन, तो आई की जगह आई वन। रजिस्टेंस कितना है इसका, तो वो है पी, तो आर की जगह आएगा पी। ऐसे ही वी ए माइनस वी डी, इसकी वैल्यू निकालें तो वी ए माइनस वी डी यानी कि इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है, इसमें धारा बह रही है आई टू और प्रतिरोध है आर, तो आई की जगह आई टू और प्रतिरोध आर की जगह आर, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू उठा के और वापस इनकी जगह पर रख लेते हैं, तो हमें मिलेगा इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, आई वन पी बराबर आई टू आर। आई टू को उधर से इधर लाके आई वन अपॉन आई टू, पी को उधर ले जाएंगे तो आर अपॉन पी। ये आया फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब वापस इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, मतलब वी बी इज इक्वल्स टू वी डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वी बी में से वी सी माइनस कर दिया, तो इधर वी डी में से भी वी सी माइनस करना पड़ेगा ताकि फिर से दोनों बराबर रहें। वी सी मतलब इस पॉइंट सी का पोटेंशियल, इस पॉइंट सी का विभव है। तो वी बी माइनस वी सी क्या है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, या मैं कह सकता हूँ कि प्रतिरोध Q के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, या मैं कह सकता हूँ कि प्रतिरोध Q पर विभव पतन। ऐसे ही वी डी माइनस वी सी क्या है, तो इन दोनों पॉइंट्स के मध्य विभवांतर है, यानी कि प्रतिरोध S के दोनों सिरों का विभवांतर है, या फिर कह सकते हैं कि प्रतिरोध S पर होने वाला विभव पतन है, और विभव पतन हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस आधार पर वी बी माइनस वी सी की वैल्यू क्या होगी और वी डी माइनस वी सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। V इज इक्वल्स टू आई आर, वी बी माइनस वी सी यानी कि ये वाली भुजा में धारा। पहली बात तो इस वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है और इसमें कितनी हो रही है। एक कंडीशन पहले बात कर चुके हैं कि अगर सेतु संतुलन की अवस्था में तो ये वाली भुजा में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब जो धारा I1 ये जा रही थी ये सीधी निकलेगी I1, जो धारा I2 यूँ जा रही थी ये सीधी निकलेगी I2, इसमें तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। तो वी बी माइनस वी सी की वैल्यू अगर हम निकालें तो प्रतिरोध जो है वो Q है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I1, तो I1 और इंटू Q इस नियम से। ऐसे वी डी माइनस वी सी की वैल्यू निकालें तो I2 इंटू एस, ये दोनों वैल्यू उठा के इस समीकरण में रखेंगे तो मिलेगा I1Q इज इक्वल्स टू I2S। अब I2 को इधर ले आते हैं तो I1 अपॉन I2 बराबर S अपॉन Q, ये आया थर्ड इक्वेशन। अब जरा कंपेयर कर देते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, दोनों की ही लेफ्ट साइड सेम है, I1 अपॉन I2 तो राइट भी सेम होगी, यानी अपन लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या, R अपॉन P इज इक्वल्स टू S अपॉन Q, या मैं P को उधर ले जाऊँ S को इधर ले आऊँ तो R अपॉन S इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, या फिर P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध हो गया, यानी अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है, बैलेंस्ड अवस्था में, तो हमें हर हाल में ये कंडीशन प्राप्त होगी, यानी कि इन दोनों प्रतिरोधों का रेशियो इन दोनों प्रतिरोधों के रेशियो के बराबर होना चाहिए अगर सेतु संतुलन में है तो। अब यहाँ से आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि अगर मैं इनका सीक्वेंस अपने मन से चेंज कर दूँ, यहाँ Q लगा दूँ, यहाँ R लगा दूँ, यहाँ पर S लगा दें, यहाँ पर P लगा दें, अगर हम क्रम चेंज कर देते हैं और फिर ये सेम डेरिवेशन फॉलो करते तो अपना जो इक्वेशन निकल के आता वो किसी और रूप में आता, हो सकता है वो ऐसे निकल के आता S अपॉन P इज इक्वल्स टू Q अपॉन R। अगर मैं उल्टे सीधे क्रम में लगाता तो कोई इस तरह का इक्वेशन आता। ये भी सही है, इसको भी आप प्रतिबंध कह सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन जो वास्तव में यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है वो ये वाला इक्वेशन है,
ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लाने के लिए, इस प्रतिबंध को लाने के लिए इन सभी प्रतिरोधों को इसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि क्रम चेंज करने से ये वैल्यू हो सकता है कुछ इस तरह की आ रही हो, वो आपके लिए सही है, बाकी दूसरों के लिए गलत रहेगी। इसीलिए हमें ये वाला फॉर्म में कंडीशन को लेके आना है, तो उसके लिए हमें ये वाले जो चारों प्रतिरोध हैं वो इसी क्रम में व्यवस्थित करने होंगे। अब ये जो हमने कंडीशन निकाली है संतुलन अवस्था का, जो हमने प्रतिबंध निकाला वो ओम्स लॉ का यूज करके निकाला इस सर्किट में। यही प्रतिबंध हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके। तो अगले स्टेप में किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करके आप यही निकालेंगे वैल्यू। तो हम किरचॉफ के सेकंड लॉ का यूज करके और फिर से वही कंडीशन इसके संतुलन अवस्था की प्रतिबंध को कैलकुलेट करते हैं एक बार। किरचॉफ सेकंड लॉ एक्चुअल में है क्या? किरचॉफ सेकंड लॉ आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी सर्किट के किसी बंद लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, यानी सभी विभव पतनों और सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम जो होता है वो हमेशा 0 होता है। अब जैसे सामने जो सर्किट दिख रहा है इसमें हम ये वाले दो लूप लेके चल रहे हैं, पहला लूप ये और दूसरा लूप ये, ठीक है ना, दोनों बंद लूप हैं। पहले इस वाले बंद लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा। फिर ये वाले बंद लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, उससे हमें दूसरा इक्वेशन मिलता है। तो पहले इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ और देखते हैं क्या इक्वेशन निकल के आता है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए मान के चलिए मैं पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे चलते हुए ऐसे चल के और वापस आपको वहीं लौट के आना है। इस ब्रांच में क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें आपको कोई विभव पतन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विभव पतन कैलकुलेट करते हैं IR। जब I की वैल्यू ही 0 हो गई तो इस वाली भुजा में कहीं भी कोई विभव पतन नहीं होगा, ठीक है ना। तो या तो विभव पतन इस प्रतिरोध के सिरों पर होगा, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो या तो इस प्रतिरोध के सिरों पर होगा या फिर इस प्रतिरोध के सिरों पर होगा, और इसके अलावा इसमें कोई सेल भी नहीं है लूप में, तो इसमें आपको केवल इन दो जगहों पर कोई न कोई पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा और कहीं नहीं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसके सिरों पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो IR से निकालें, I की जगह I1 और रेजिस्टेंस कितना है P, तो I1P। पहली बात तो कौन सा लूप लेके चल रहे हैं अपन, लूप ABDA, ठीक है ना। इस वाले लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ लगा रहे हैं, तो I1 × P, ठीक है। फिर उधर से चल के आ रहे हैं, इस भुजा में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं क्योंकि करंट 0 है, यहाँ तक आ गए। अब इसमें चल रहे हैं तो I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2R, नेगेटिव या पॉजिटिव। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव, और कोई EMF है नहीं तो इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले चलूँ अगर तो I1P इज इक्वल्स टू I2R, I2 को इधर ले आते हैं और P को उधर ले चलें तो I1/I2 इज इक्वल्स टू R/P, ये एक इक्वेशन बना, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला लूप है, ये जो बंद लूप है, इसमें अप्लाई करके किरचॉफ का सेकंड लॉ एक और इक्वेशन निकालते हैं। तो इसमें भी किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज करिए हमने पॉइंट B से चलना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज और ऐसे घूमते हुए वापस पॉइंट B पर आ गए, तो आपको एक तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ मिलेगा इस रेजिस्टेंस पर, एक इस रेजिस्टेंस पर कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस ब्रांच में फिर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ आपको फिर से कोई विभव पतन नहीं मिलेगा, यानी केवल 2 विभव पतन यहाँ मिलेंगे और कोई विभव पतन नहीं है और कोई EMF नहीं है। तो इसमें अप्लाई करेंगे, पॉइंट B से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा I1Q, धारा I1 है और जो प्रतिरोध है वो Q है, तो I1 × Q। उसके बाद में अब इसमें आ जाएंगे तो करंट इसमें I2 है और प्रतिरोध S है, तो I2 × S, और साइन किसका आएगा तो माइनस का, क्योंकि करंट के अपोजिट चल रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, पॉइंट B पर वापस पहुँच गए तो इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले चलें, I1Q इज इक्वल्स टू I2S, I2 को उधर लाएँ तो I1/I2 इज इक्वल्स टू S/Q, ये आया सेकंड इक्वेशन।
अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, दोनों ही जो लेफ्ट साइड है दोनों की वो सेम है, तो अपन कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से R अपॉन P इज इक्वल्स टू S अपॉन Q। P को फिर से उधर ले चलें, S को इधर ले आएँ, तो R अपॉन S इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, यानी P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ठीक है ना। तो ये फिर से आपको वही समीकरण, वही इक्वेशन, वही प्रतिबंध आपको प्राप्त हो रहा है जो कि अभी ओम्स लॉ से मिला था हमें। with